स्टेट वर्सेस मार्केट अ डिबेट। वास्तव में किसी एक अच्छी अर्थव्यवस्था को देश के हर नागरिक के लिए हर तरह की वस्तुएं उपलब्ध कराना चाहिए। उत्पादक वस्तुएं हों या उपभोक्ता वस्तुएं हों, और अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति में संतुलन बना होना चाहिए। अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव कम होना चाहिए। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, महंगाई नहीं होनी चाहिए, मंदी नहीं आनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक सिस्टम से पैदा होती हैं। अनेक प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हो सकती हैं। एक अच्छी अर्थव्यवस्था में यही खासियत होगी कि लोगों को रोजगार मिले, महंगाई न हो और विकास होता चला जाए। अब लोगों का ये विचार है कि ये बाजार अर्थव्यवस्था से हो सकता है, और कुछ लोगों का विचार है कि ये बाजार अर्थव्यवस्था से नहीं हो सकता। ये राज्य द्वारा जब अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नियंत्रित किया जाएगा तो अर्थव्यवस्था चल सकती है। हम लोग इसी विषय को कि क्या स्टेट कंट्रोल सिस्टम अच्छा है या मार्केट कंट्रोल्ड सिस्टम अच्छा है, और इसी को हम लोग पढ़ेंगे। उसकी परिभाषा देखेंगे, उसके गुण दोष देखेंगे, उसकी विशेषताएं देखेंगी, और इसी तरह से इस डिबेट के पक्षधर जो लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मार्केट इकॉनमी के पक्षधर हैं और कुछ लोग स्टेट इकॉनमी के पक्षधर हैं। तो इन दोनों के बीच में यह डिबेट चलता रहता है। ये डिबेट आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। अर्थशास्त्र का जन्म जब हुआ उसके पहले से ये डिबेट चल रहा है। अर्थशास्त्र का जन्म एडम स्मिथ से माना जाता है, और एडम स्मिथ के पहले भी मर्केंटलिस्ट और फिजियोक्रेट्स के बीच में ये डिबेट था कि सरकार को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए या बाजार को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। एडम स्मिथ जब आया तो उसने इस पर अपने विचार स्पष्ट किए, और उसने कहा कि अर्थव्यवस्था को खुला छोड़ देना चाहिए, उसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार को कुछ काम जैसे डिफेंस हुआ, आंतरिक शांति हुई, न्याय हुआ, और कुछ सामाजिक सेवाएं जो बाजार नहीं करता उसे पहुंचाना चाहिए। उससे ज़्यादा उसको बाजार में या अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। रिकार्डो का भी विचार इसी तरह का था। मिल भी, पीगू भी, ये सब अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप तो चाहते थे, लेकिन एक मिनिमम स्तर तक चाहते थे, न्यूनतम स्तर तक चाहते थे। लेकिन 1929 की महान क्रांति के बाद जब अर्थव्यवस्था ये महसूस करने लगी कि बिना हस्तक्षेप के चलेगा नहीं, और केन्सीय क्रांति हुई इसी विचार को लेकर के, तो केन्स ने इस विचार को पुष्ट किया कि अगर अर्थव्यवस्था को ठीक से चलना है तो सरकार को बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जब भी ज़रूरत हो, अर्थव्यवस्था में उतार हो या बहुत चढ़ाव हो या बहुत महंगाई हो या बहुत गरीबी हो, बहुत बड़ी बेरोजगारी हो, तो सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और फिर इस पूरे विश्व में अर्थव्यवस्थाएं इस तरह से सोचने लगी। कुछ देश भी ऐसे बन गए जो साम्यवादी देश और समाजवादी देश बन गए, जिनके विचारकों को ये लगता था कि बिना सरकार के अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती और सरकार का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र, आपका यूएसएसआर जिसको कहते हैं, यूएसएसआर और चीन, ऐसे दो बड़े देश बने जिन्होंने बाजार तंत्र को या बाजार व्यवस्था को नकार दिया और सरकारी व्यवस्था को, सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया।
यद्यपि बाद में ये अर्थव्यवस्थाएं बाजार में परिवर्तित हुई। तो ये डिबेट बहुत लंबे समय से चल रहा है और आज भी चल रहा है, क्योंकि दोनों जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे बाजार वाली व्यवस्था हो और चाहे सरकार वाली व्यवस्था हो, दोनों व्यवस्था की अपनी कमियां हैं और अपनी अच्छाइयां हैं। इसलिए इस डिबेट के पक्षधर लोग जो हैं, इसकी कमियों को और इसकी अच्छाइयों को बताते हैं और कहते हैं कि हमारा सिस्टम अच्छा है। दोनों सिस्टम में कमियां हैं और इसीलिए आज विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाएं या लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं मिक्स्ड इकॉनमी के फॉर्म में हैं, यानी वहाँ बाजार भी है और सरकार का नियंत्रण भी है। बस ये बात अलग है कि कुछ देशों में सरकार का नियंत्रण कम है और कुछ देशों में सरकार का नियंत्रण ज़्यादा है। तो आज भी ये डिबेट जारी है। दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं मूलतः पाई जाती हैं। कमांड इकॉनमी, यानी जो सरकार नियंत्रित करती है, उसके आदेश के अनुसार सब कुछ होता है, और मार्केट इकॉनमी जो बाजार द्वारा नियंत्रित होती है, स्वतः अपने आप चलती रहती है। अगर हम इसे परिभाषित करके समझना चाहें संक्षेप में, तो हम कह सकते हैं कमांड इकॉनमी मीन्स दैट ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस related to production and distribution in the country are taken by state through its plan. कमांड इकॉनमी या स्टेट इकॉनमी या स्टेट गवर्न इकॉनमी वो अर्थव्यवस्था है जिसमें व्यक्ति निर्णय नहीं लेते, व्यक्ति आर्थिक निर्णय नहीं लेते, सारे के सारे निर्णय सरकार लेती है। क्या उत्पादन करेंगे, कितना उत्पादन करेंगे, क्या आयात करेंगे, क्या निर्यात करेंगे, सारे के सारे निर्णय सरकार लेती है और व्यक्ति उसमें केवल सरकारी आदेशों के या सरकारी कमांड को फॉलो करते हैं और सरकार अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है, आर्थिक क्रियाकलाप कराती है लोगों से। मार्केट इकॉनमी मीन्स दैट the price determined by the forces of demand and supply help economy to take economic decisions related to consumption, production and distribution. मार्केट इकॉनमी वो अर्थव्यवस्था है, बाजार अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहां मांग और पूर्ति की ताकतें, डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस कीमतों को तय करती हैं और कीमतों के घटने बढ़ने के आधार पर लोग अपना निर्णय लेते हैं। क्या प्रोड्यूस करना है, क्या कंज्यूम करना है, पूरी अर्थव्यवस्था में धन का वितरण किस प्रकार होगा, ये बाजार तंत्र तय कर देता है। तो दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं और इन्हीं के बीच में ये डिबेट चलता है कि हमारा सिस्टम बेहतर है या तुम्हारा सिस्टम बेहतर है। अगर हम मार्केट इकॉनमी का परिचय देना चाहें तो ये कह सकते हैं, अ मार्केट इकॉनमी इज ए सिस्टम वेयर द लॉज ऑफ डिमांड एंड लॉज ऑफ सप्लाई कंट्रोल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रादर देन द लॉज ऑफ कंट्री मेड बाय द गवर्नमेंट। बाजार अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें मांग और पूर्ति के नियम काम करते हैं, सरकार के नियम नहीं करते, और मांग और पूर्ति के नियम ही उत्पादन को और वितरण को नियंत्रित करते हैं। दूसरी तरह से कहा जा सकता है, मार्केट इकॉनमी इज दैट इकॉनमी in which the forces of demand and supply are free to determine the prices of goods and services and the prices of different commodities and services, help people and institutions to take their economic decisions related to consumption, production, saving, investment and distribution, etc. वो मार्केट अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें कि मांग और पूर्ति की शक्तियां कीमतों को निर्धारित कर देती हैं और कीमतों के उतार चढ़ाव के आधार पर
लोग और संस्थाएं आर्थिक निर्णय लेती हैं कि कंज्यूम क्या करना है, क्या प्रोड्यूस करना है और कितना बचाना है, कितना विनियोग करना है इत्यादि। किसी भी अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या क्या होती है? समस्या ये होती है कि किस चीज़ का उत्पादन करें, कितना उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, यानी टेक्नोलॉजी कौन सी लगाएं और किन के लिए उत्पादन करें। जो चीज़ हम उत्पादन करेंगे वो क्या गरीबों तक पहुंचेगी, गरीब उसका भुगतान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या जो चीज़ हम बना रहे हैं उसका वो केवल अमीरों के काम आएगी। जैसे कार की बात करें तो कार बनाना है कि नहीं हमको बनाना है, साइकिल बनाना है कि नहीं बनाना है, ये सारे बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं अर्थव्यवस्था को। क्या बनाना है, कितनी मात्रा में बनाना है, कैसे बनाना है, ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों का जवाब मार्केट इकॉनमी में डिमांड और सप्लाई से मिलता है। किसी चीज़ की डिमांड अगर बढ़ रही है तो प्रोड्यूसर ये समझता है कि इसकी मांग बढ़ रही है और हमको इसे और बनाना चाहिए क्योंकि इसमें हमारा फ़ायदा है। लेकिन मांग अगर घट रही है तो वो उसका उत्पादन नहीं कर देता। कंपटीशन होता है, हर आदमी ये कोशिश करता है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लाओ जिससे हम सस्ता सामान बना सकें, अच्छा सामान बना सकें, ज़्यादा बेच सकें, प्रॉफिट कमा सकें। तो मार्केट इकॉनमी में डिमांड और सप्लाई ये दो चीज़ तय कर देती हैं कि क्या बनना है, कितनी मात्रा में बनना है, कैसे बनना है, किसके लिए बनना है। और ऐसी अर्थव्यवस्था में जो रिसोर्सेस हैं, उत्पादन के साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन इत्यादि लोगों के अपने होते हैं। सरकारी अर्थव्यवस्था में, स्टेट इकॉनमी में, स्टेट गवर्न इकॉनमी में ये सब सरकार का होता है। लेकिन मार्केट इकॉनमी में ये सब इंडिविजुअल के होते हैं और वो निर्णय लेते हैं कि हम अपने संसाधनों का प्रयोग कैसे करेंगे। Characteristics of market economy. These are the main characteristics of market economy. 1. Private property rights. बाजार अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति को, अमीर गरीब कोई भी हो, उसको अपनी संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। उसका अपना मकान होता है, उसका अपना खेत होता है, उसकी अपनी ज़मीन होती है, उसकी अपनी कार होती है, उसकी अपने बच्चे होते हैं, ये सब उसका होता है, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये एक इस विशेषता है। अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो स्टेट इकॉनमी में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, जो चीज़ें हैं वो सब सरकार की हैं। दूसरी बात, नो सिग्निफिकेंट रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसी अर्थव्यवस्था में, बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार बहुत हस्तक्षेप नहीं करती। सरकार होती है देश की रक्षा के लिए, न्याय के लिए, आंतरिक व्यवस्था के लिए। जो काम बाजार नहीं कर सकता उसके लिए हो सकती है, लेकिन जो काम बाजार से हो सकता है उसके लिए सरकार नहीं होती और उसकी पूरी कोशिश होती है कि आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए। इसकी अगली विशेषता ये है, सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ एडजस्टिंग इकॉनमी। सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो उत्पादन अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि उत्पादन ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड नहीं होगी, प्राइस गिरेगी और प्राइस गिरने से प्रोड्यूसर को नुकसान होगा। प्रोड्यूसर को नुकसान होगा तो वो उसका उत्पादन कम कर देगा। उसी तरह से अगर किसी चीज़ की मांग बढ़ेगी, उसकी मांग बढ़ने से कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाने से कंज्यूमर्स वहाँ से हटने लगेंगे, वो दूसरी चीज़ की ओर जाने लगेंगे। तो डिमांड और सप्लाई अपने आप रेगुलेट हो जाती है। उसके लिए सरकार को कुछ नहीं करना है, वो कीमत तंत्र ही कर देता है। प्राइस बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, प्राइस बढ़ी, डिमांड घटी। तो डिमांड और सप्लाई पूरी अर्थव्यवस्था में कीमत से नियंत्रित होती है और क्या कितना उत्पादन करना है, कैसे करना है, इसके लिए सरकार को कोई आदेश देने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
लोग अपने से ऐसा कर लेते हैं और अर्थव्यवस्था अपने से नियंत्रित होती रहती है। और अगली विशेषता है फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। आप जो चाहो करो, बस दूसरे को नुकसान ना हो, क्योंकि कोई भी बिजनेस और कोई भी व्यापारी किसी को लाभ पहुंचाए बिना अपना फायदा नहीं कर सकता। तो कंज्यूमर को ये चॉइस होती है कि आप अच्छी चीज़ खाओ, महंगी चीज़ खाओ, रद्दी चीज़ खाओ, ये आपकी चॉइस है, हम कोई बाध्यता नहीं डालेंगे। आप चाहो तो 100 रुपये वाली चाय पियो, आप चाहो तो 5 वाली पियो, ये आपकी चॉइस है, जो आप चाहते हैं करो। और उसी तरह प्रोड्यूसर के ऊपर कोई बाध्यता नहीं होती कि इस चीज़ का उत्पादन करो या इस चीज़ का उत्पादन नहीं करो। ये तो समाज ही तय कर देगा कि जिस चीज़ को समाज खरीदेगा उसका उत्पादन करने में फ़ायदा है। जिस चीज़ का समाज नहीं खरीदेगा, मान लीजिए कि कोई आदमी ये कोशिश करता है कि भाई हम बेसन का लड्डू बनाएंगे तो बिकेगा, लेकिन कोई आदमी कहता है मिट्टी का लड्डू बनाएंगे तो नहीं बिकेगा, तो कोई आदमी मिट्टी का उत्पादन नहीं करेगा या मिट्टी के लड्डू का उत्पादन नहीं करेगा। तो इस तरह से हर आदमी को स्वतंत्रता होती है कि आप जो चाहो करो, और निर्णय अंत में यही आता है कि जो चीज़ फ़ायदेमंद है वही बचती है, बाकी नष्ट हो जाती है। इसके अलावा इसकी फिलॉसफी ये है, इसका दर्शन ये है कि द इनविजिबल हैंड ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट वर्क्स। ये शब्द दिया था एडम स्मिथ ने, इनविजिबल हैंड ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, एक टर्म है। आपको किसी काम को करने से कोई रोकता नहीं, आपका सेल्फ इंटरेस्ट तय कर देता है कि आप किस चीज का उत्पादन करेंगे, किस चीज का उपभोग करेंगे। आप अपना फायदा देखते हैं। और ये इनविजिबल, सरकार तो हाथ पकड़ लेती है, कहती नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनविजिबल हैंड भी हाथ पकड़ता है, क्योंकि लोगों को अपने फायदे और नुकसान का पता चलता है। तो बाजार अर्थव्यवस्था में रेगुलेटिंग फोर्स क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट। हर आदमी अपने इंटरेस्ट में काम करता है, लेकिन इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि सेल्फ इंटरेस्ट तभी पूरा हो सकता है जब दूसरे का इंटरेस्ट भी ध्यान में रखा जाए। इस विचार को थोड़ा समझने की जरूरत है कि एक सब्जी बेचने वाला जब आपके घर पर आता है और सब्जी मंडी की तुलना में 10 रुपये ज़्यादा महंगी देता है, तब भी आप उसी से ले लेते हैं। क्यों? 10 रुपये महंगा होने के बावजूद वो आपको सस्ती पड़ती है। आप सट्टी जाएंगे, वहाँ से लाएंगे, 50 रुपया खर्चा होगा, घर तक पहुँचा दे रहा है, वो केवल 10 रुपया ले रहा है। तो आपको लगता है कि चलो घर तक पहुँचा दिया, 10 लेता है, कोई बात नहीं। और ये सब्जी वाले को भी पता है कि हम 10 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन वो इसको जानता है कि इनको हम 40 रुपये का फ़ायदा दे रहे हैं और हम 10 रुपये का फ़ायदा ले रहे हैं। तो लोग सेल्फ इंटरेस्ट में ही दूसरों का लाभ पहुंचाते हैं। और अगर अर्थव्यवस्था में कंपटीशन हो तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन कंपटीशन रह नहीं जाता। प्रेजेंस ऑफ कंपटीशन, ऐसी अर्थव्यवस्था में कंपटीशन होता है, फ्री एंट्री है, कोई भी आदमी कोई भी काम कर सकता है, सरकार उसमें रोक नहीं लगाती है, कहती है कि अगर आप एक कारखाना लगाना चाहते हैं टेलीविज़न का तो आप लगाइए, दूसरा लगाना चाहता है दूसरा, तीसरा चाहता है तीसरा। सरकार रोक नहीं लगाती, अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं कर रही। तो सरकार के रोक न लगाने के कारण बहुत सारी कंपनियां बाजार में कंपटीशन करने लगती हैं और मिनिमम कॉस्ट पे सबसे अच्छी वस्तु बनाने की कोशिश करती हैं, और इससे उत्पादक का तो जो लाभ होता ही है, उपभोक्ताओं को भी फायदा होता है। तो कंपटीशन अगर अर्थव्यवस्था में है तो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चलती है। और मार्केट इकॉनमी के ठीक होने के पीछे सबसे बड़ा यही तर्क होता है कि कंपटीशन है, इसमें कंज्यूमर्स का या रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता।
और अगली बात कि ये सिस्टम इज़ रेगुलेटेड बाय मार्केट एंड मार्केट प्राइसेस। इस पे काफ़ी हमने बात आपको कही कि ये सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए सरकार को नहीं हस्तक्षेप करना पड़ता। मार्केट की जो फोर्सेस हैं, डिमांड और सप्लाई, वो प्राइस तय कर देती हैं और प्राइस के उतार चढ़ाव को और अपने प्रॉफिट को देखते हुए प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स अपना निर्णय लेते हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था में ऐसी कोई समस्या नहीं आती जो कि ये सारी व्यवस्था इस बात से चलती है कि रिसोर्स का मोबिलाइजेशन ठीक ठाक होता है। आदमी रिसोर्सेस को ऐसी जगह लगाता है जहां पर उसे प्रॉफिट हो सकता है। अगर प्रॉफिट नहीं दिखाई पड़ता तो वहां पे रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं करता। जहां कम प्रॉफिट दिखाई पड़ता है वहां नहीं करता, जहां ज़्यादा दिखाई पड़ता है वहां करता है। तो प्रॉफिट पाने के लिए रिसोर्स को लोग सेविंग करते हैं, बचाते रहते हैं और जैसे ही मौका मिला ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में। ऐसी अर्थव्यवस्था में इनोवेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग तरह तरह की चीज़ें, रोज़ नई नई चीज़ें खोजने की कोशिश करते हैं जिससे बाज़ार में उनकी मांग हो सके और सरकार भी फ्री हो जाती है अपना काम धाम देखने के लिए। उसको अगर अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप न करना पड़े बहुत तो वो फ्री हो जाती है। और ऐसी अर्थव्यवस्था में जिसमें कि बाजार तंत्र हो, स्वतंत्रता हो, इस तरह की अनेक चीज़ें हों, वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होने लगता है। मोर एंड मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दूसरे देश वाले लोग भी विनियोग करने लगते हैं कि इस देश में प्रॉफिट कमाने की सुविधा है, सरकार ने दी हुई है कि भाई प्रॉफिट कमा लो जितना मन करे इतना। तो विदेशी संपत्ति भी, विदेशी पूंजी भी देश के अंदर आती है अगर बाजार अर्थव्यवस्था है। और सरकारी अर्थव्यवस्था है तो विदेशी पूंजी को उधार मांगना पड़ता है या कुछ शर्तों पे हम करते हैं। लेकिन अगर हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, मार्केट इकॉनमी है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने आप होता है। और सबसे बड़ी बात, विकास के लिए बाजार चाहिए। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ग्लोबलाइजेशन है, सारे देश अगर मार्केट इकॉनमी वाले हैं तो हर देश में स्वतंत्रता है। और अगर स्वतंत्रता है तो आप अपनी वस्तु का बड़े पैमाने पर निर्यात कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं और सस्ती वस्तुएं दुनिया के किसी भी बाज़ार से मंगा सकते हैं। तो इस तरह से मार्केट इकॉनमी के बहुत सारे हमें फ़ायदे। डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्केट इकॉनमी, सबसे बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट। बाजार अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर फैलती है और फैलती जा रही है और बढ़ती जा रही है, क्योंकि लाभ को ध्यान में रखते हुए संसाधनों को आदमी तभी लगाता है जब लाभ उसे दिखाई पड़ता है। जैसे मशीनों के आ जाने से आदमी से, लेबर से काम लेने में नुकसान दिखाई पड़ता है। मशीनें अच्छा उत्पादन करती हैं, तेज उत्पादन करती हैं, हड़ताल नहीं करती हैं, कोई दिक्कत नहीं पैदा करती हैं। इसलिए लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं और लेबर बेरोजगार हो जाता है और उसको कोई रोक भी नहीं है। आपकी टेक्नोलॉजी की स्वतंत्रता है, आपको किसी को काम पर रखने और निकालने की स्वतंत्रता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं की बड़ी समस्या है कि यहाँ पर बेरोजगारी हो जाती है। दूसरी बात, marginalization of producer that are not efficient। पुरानी अर्थव्यवस्था है, पुराना मशीन है, पुराना तंत्र है
और उसकी तुलना में जब नया तंत्र, नई टेक्नोलॉजी आ जाता है, नई मशीन आ जाती है, नए रिसोर्सेज आ जाते हैं, नया रॉ मटेरियल आता है, तो जो पुराने उत्पादक हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। और इस अर्थव्यवस्था में कंपटीशन होने के कारण ये जो कमज़ोर उत्पादक हैं, जो इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर हैं, उनको बाज़ार छोड़ करके जाना पड़ता है। तो ये इसकी एक बुराई है। इसके अलावा ये बाज़ार पब्लिक गुड्स को सप्लाई करने लायक नहीं है। पब्लिक गुड्स का मतलब है सार्वजनिक वस्तुएं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा एक सार्वजनिक वस्तु है और इससे सबको मिलना चाहिए और सरकार को इसका उत्पादन करेंगे। बाज़ार उसी को शिक्षा देगा जिसके पास पैसा है। बाज़ार उस आदमी को शिक्षा नहीं देगा जिसके पास भुगतान की क्षमता नहीं है, जो फीस नहीं दे सकता। उसी तरह बहुत सारी वस्तुएं हैं। पब्लिक गुड किसे कहते हैं, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और उसी तरह इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ मेरिट गुड्स, जैसे कोरोना फैला हुआ है, कोरोना की वैक्सीन बनेगी और वैक्सीन अभी 2000 की आए या 2500 की आए। कोरोना का टेस्ट 2500 रुपये का है। अब जिस आदमी के पास अगर 2500 रुपये नहीं हैं तो वो तो अपने कोरोना उसको होगा और वो कोरोना को फैलाता रहेगा। उसके पास 2500 नहीं है, वैक्सीन लगवाने के लिए उसके पास 2500 नहीं है। तो अगर ऐसी चीज़ों को सरकार देगी तभी और फ्री देगी तो फ़ायदा होगा, और नहीं तो कोरोना बना रह जाएगा। ऐसी वस्तुएं जो सभी को निश्चित रूप से ज़रूर मिलनी ही चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं मेरिट गुड। और बाजार तंत्र मेरिट गुड को पैसा लेकर के देता है, जो कि सभी को नहीं प्राप्त हो सकती। उसी तरह ये अर्थव्यवस्था नुकसानदेह वस्तुओं का उत्पादन कर सकती है प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर शराब में प्रॉफिट है तो शराब बनाओ, चरस गांजा में प्रॉफिट है तो चरस गांजा बनाओ, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है। नकली दवाइयों में प्रॉफिट है, नकली दवाई बनाओ। जो कुछ करने में प्रॉफिट है, चाहे उससे नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो, बाजार तंत्र उसको उत्पादित कर सकता है, लेकिन सरकार तो नहीं करेगी। तो इस दृष्टि से ये बड़ी कमी है कि प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकती है यह अर्थव्यवस्था। डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्केट इकोनॉमी, एक निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ की बात आ रही है। में प्रोड्यूस निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या है? अगर एक ईंट का भट्ठा है और सड़क के किनारे लगाया गया, तो वो ईंट का भट्ठा वाला जो लागत आएगी उसके हिसाब से पैसा तय कर लेगा और सबसे वसूल लेगा। बाजार तंत्र में यही होता है। लेकिन ईंट के भट्ठे के कारण जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो उसके धुएं से चारों ओर गंदगी हो रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड फैल रहा है, जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसको तो वो ध्यान देगा नहीं। तो किसी भी चीज़ के उत्पादन से, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में कहा जाता है कि कोल्ड ड्रिंक्स के कारखाने जहाँ हैं वहाँ ज़मीन से पानी खींच लिया जाता है और पानी का जो स्तर है खेतों के लिए वो नीचे होता चला जाता है। किसान परेशान हो जाते हैं कि उनके खेत सूख रहे हैं, और दूसरी ओर कोका कोला कंपनी या कोल्ड ड्रिंक कंपनी जो है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो नकारात्मकता है, बाह्य नकारात्मकता, जो कि कारखाने से बाहर गंदगी कर रही है, नुकसान कर रही है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि सरकार हस्तक्षेप कर नहीं सकती अर्थव्यवस्था में। और अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तो इस तरह की अर्थव्यवस्था को नुकसान होते रहेंगे। कंपटीशन चेंजेस इन मोनोपोली। बाजार अर्थव्यवस्था तभी तक बहुत अच्छी है जब तक कि
वहाँ पर कंपटीशन है, लेकिन ये कंपटीशन बढ़ते बढ़ते कट थ्रोट कंपटीशन में बदल जाता है। कट थ्रोट कंपटीशन के कारण जो कमज़ोर खिलाड़ी होते हैं वो खेल छोड़ करके बाहर चले जाते हैं और फिर बड़े बड़े कार्टेल हो जाते हैं और उनका एक ही मालिक हो जाता है और फिर वो मोनोपोली की स्थिति हो जाती है। तो जब मोनोपोली की स्थिति हो जाती है तो एक्सप्लॉयटेशन होने लगता है। तो ये भी एक इसकी बुराई है। इंक्रीजेस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानताओं को बढ़ा देती है। पूंजीवादी देशों में मार्केट इकोनॉमी में यह बहुत बड़ी गड़बड़ी है। अमीर आदमी निरंतर अमीर होता जाता है और गरीब आदमी निरंतर गरीब होता जाता है या गरीब बना रहता है। गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती चली जाती है, ये इसकी एक खराबी है। ऐसी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन भी होता है। इन्फ्लेशन कीमतों का बढ़ना, अगर सरकार नियंत्रित कर दे कीमतों को तो कीमतें नहीं बढ़ती। अगर सरकार कह दे कि पेट्रोल 50 रुपये लीटर बिकेगा तो चाहे मांग कम हो या पूर्ति ज़्यादा हो, वो 50 रुपये पर बिकता रहेगा सालों साल, जब तक कि सरकार उसकी कीमत नहीं बदल देगी। तो वहाँ कोई इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन नहीं होगा। लेकिन मार्केट अर्थव्यवस्था में तो खूब इन्फ्लेशन होता है, हर साल कीमतें बढ़ जाती हैं। और हाइपर इन्फ्लेशन भी होता है। हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसा शब्द है जो कि बड़ा डरावना है। हाइपर इन्फ्लेशन में ऐसी स्थितियां कभी कभी हुई हैं कि कीमतें 2 लाख% या 20 लाख% बढ़ गई साल भर में, और ऐसे समय में अर्थव्यवस्था बिल्कुल से तहस नहस हो जाती है। बहुत संकट का समय होता है। पूंजीवादी देशों में या मार्केट इकोनॉमी में ऐसा हो सकता है, समाजवादी देशों में ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा जनरेट्स बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है? कभी अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है और कभी अर्थव्यवस्था में तेजी आ जाती है और फिर मंदी आ जाती है और फिर तेजी आती है, फिर मंदी, फिर तेजी, ये साइकिल बनता है। इसको कहते हैं बिजनेस साइकिल। सरकार अगर नियंत्रण लगाई हुई है तो इस तरह की कुछ घटना नहीं होती, लेकिन अगर मार्केट इकोनॉमी है तो इस तरह की घटना होती है। जब तेजी आती है तो उत्पादन बढ़ने लगता है, रोजगार बढ़ने लगता है, खुशहाली बढ़ने लगती है, और जब मंदी आती है तो उत्पादन गिरने लगता है, रोजगार गिरने लगता है, आय गिरने लगती है, लोगों के मन में निराशा हो जाती है। ये स्थिति बड़ी बुरी होती है। मार्केट इकोनॉमी का ये रेगुलर फीचर है, ये तो होगा ही होगा। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में या सरकार द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था में बिजनेस साइकिल पूरी तरह से नियंत्रित रहता है, सरकार उसको नियंत्रित रखती है। इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हमने आपको ये बताया कि डिबेट क्या है। डिबेट है कि कुछ लोग कहते हैं मार्केट इकोनॉमी अच्छी है और कुछ लोग कहते हैं कि स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी अच्छी है या स्टेट इकोनॉमी या समाजवादी व्यवस्था अच्छी है। ये बहुत लंबे समय से हो रहा है। और फिर हमने आपको बताया कि मार्केट इकोनॉमी किसे कहते हैं और स्टेट इकोनॉमी क्या है। मुख्य रूप से मार्केट इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मार्केट इकोनॉमी की मेरिट्स एडवांटेजेस क्या हैं, मार्केट इकोनॉमी की डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इन्हीं के आधार पर हम अपने डिबेट को जारी रखते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको स्टेट इकोनॉमी के बारे में या कमांड इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।